Hello everyone, this is CA Shubhi Agarwal and today I will be discussing about assessment procedure. Now the videos relating to assessment procedure I will be discussing in parts. So today I will be covering return of income, compulsory filing of return, the due date of return filing. Okay. So I will be covering assessment procedure in short videos so that one video doesn't become too long. So let's start with the assessment procedure. Now first topic in assessment procedure is the return of income. What is return of income? Format in which assessee furnishes information as to his total income and tax payable. रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है जिसमें एसएससी अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है, उसकी टोटल इनकम क्या है, उसका टैक्स पेबल क्या है, उस पूरे फॉर्मेट को रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं. रिटर्न ऑफ इनकम हम सबको पता है क्या होता है और इसका फॉर्मेट सीबीडीटी ने नोटिफाई किया है. अब अगला आ जाता है हमारा सेक्शन 139(1) दैट इज़ कंपल्सरीली फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. किस केसेस में हमारा रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी होता है? नंबर 1, compulsory for companies and firms to file a return of income or loss for every previous year on or before the due date in the prescribed form. तो सबसे पहले कंपनीज़ के लिए रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी होता है, फर्म्स के लिए रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी होता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. तो फॉर कंपनीज एंड फर्म्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज कंपलसरी. सेकेंड, a return of income or loss for the previous year in the prescribed form and verified in the prescribed manner on or before the due date has to be filed by every person being a resident other than not ordinarily resident in India within the meaning of section 6(6) who is not required to furnish a return of income under 139 if such person at any time during the previous year. अब इसमें ये बोल रहा है कि रिटर्न ऑफ इनकम उसको फाइल करना कंपलसरी होता है, हैज़ टू बी फाइल्ड बाय एवरी पर्सन, सारे पर्सनस को फाइल करना कंपलसरी होता है जो कि रेसिडेंट हैं, अदर दैन नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट इन इंडिया विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6(6). इसमें नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट को हम एक्सक्लूड कर देंगे, हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अंडर सेक्शन 139(1), जिनको 139(1) में फर्निश नहीं करना होता है उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे. अगर ये रेसिडेंट पर्सन, इफ़ सच पर्सन at any time during the previous year holds a beneficial owner or otherwise as a beneficial owner or otherwise any asset including financial interest in any entity located outside India or has a signing authority in any account located outside India. अगर इस रेसिडेंट, जो ये रेसिडेंट है, ये होल्ड करता है एज अ बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई एसेट जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है उसको ओन बेनिफिशियल ओनर है उसका, या फिर हैज़ अ साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर इज़ अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर वो बेनिफिशियरी है किसी एसेट का जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में उस रेसिडेंट को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है अगर ये दो कंडीशन मीट हो जाती हैं. लेकिन ये सेक्शन क्या बोलता है? However, an individual being a beneficiary of any asset, including financial interest in any entity, located outside India would not be required to file the return of income. ये जो beneficiary है any asset located outside India, इसको return filing करना mandatory नहीं है. कब mandatory नहीं है? Where income, if any, arising from such asset is included in the income of the person referred to in A above, in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961. तब कंपलसरी नहीं है जब जो भी इनकम अराइज हो रही है वो इंक्लूड हो रही है इन द इनकम ऑफ द पर्सन रिफर्ड टू इन ए अबव. मतलब जो कि बेनिफिशियल ओनर है, अगर उसके इनकम में ये इंक्लूड हो रही है जो कि इनकम है एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द एसेट, तो उस केस में ये वाली इनकम अगर उसकी हो रही है एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसको रिटर्न फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है. तो हमने क्या देखा? कंपनी के केस में रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है, फर्म के केस में रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है, एवरी रेसिडेंट के केस में कंपलसरी है जो कि ये दो कंडीशंस मीट करता है. क्या? एज अ बेनिफिशियल ओनर होल्ड करता है कोई एसेट आउटसाइड इंडिया, या फिर बेनिफिशियरी है एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर वो बेनिफिशियरी है ऑफ द एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया लेकिन ये इनकम जो हो रही है ये
इंक्लूड हो रही है इनकम ऑफ द पर्सन रिफर्ड टू इन ए अबव, दैट इज़ बेनिफिशियल ओनर में, तो उस केस में हमें रिटर्न इस रेसिडेंट पर्सन को रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी नहीं है। अब आगे चलते हैं। फर्दर, एवरी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF और एन AOP और BOI और एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन whose total income or total income of any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year, without giving effect to the exemption provisions contained in section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB in respect of the capital gains or deduction under chapter 6A exceed basic exemption limit is required to file a return of income or income of such person on or before the due date। तो ये वाला सेक्शन क्या बोलता है कि एवरी पर्सन, जितने भी पर्सन है, एवरी पर्सन जो कि या तो इंडिविजुअल हों या फिर HUF हो या फिर AOP हो या फिर BOI हो या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, जिनकी इनकम एक्सीड करती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अलग अलग होती है। इंडिविजुअल के केस में हमारे स्लैब्स होते हैं 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। तो अगर वो एक्सीड करती है, इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द एग्जेम्पशन प्रोविजन। अब इन एग्जेम्पशन प्रोविज़न का इफेक्ट दिए बिना अगर वो एक्सीड कर रही है, मतलब हमें इसका रिडक्शन नहीं करना है, उस रिडक्शन से पहले ही अगर वो एक्सीड कर जाती है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। कौन से एग्जेम्पशन प्रोविजंस को एक्सक्लूड करना है हमें? 54B, D, EC, F, G, GA, GB, जो कि कैपिटल गेंस के रिडक्शन वाले सेक्शंस हैं। आगे, in case of the person other than those mentioned in 1, 2 and 3 above, filing of the return or on or before the due date is mandatory if the total income or total income of any other person in respect of which he is assessable under the act during the previous year exceed the basic exemption limit। और जितने भी persons हैं other than जो भी mention किए गए हैं 1, 2 और 3 में, फाइलिंग ऑफ रिटर्न कंपलसरी है अगर टोटल इनकम एक्सीड होती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। All such persons mentioned in 1, 2, 3 and 4 above should, on or before the due date, furnish a return of income or the return of such other person during the previous year in prescribed form and specified in prescribed manner and setting for such other particulars as may be prescribed। तो ये सब हमें prescribed manner और prescribed form में present करना है, जो भी return of income होती है। आगे क्या बोलता है? एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) would have to file income tax return in prescribed form and manner on or before the due date if during the previous year such person। अब जो भी पर्सन है अदर देन द कंपनी और फर्म जिनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, उनको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अगर ये कंडीशंस मीट होती हैं तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्या क्या कंडीशन? हैज़ डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करेंट अकाउंट्स मेंटेन्ड विद अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक, और हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर। अब पहला क्या है? हैज़ डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। उसने 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट 1 और मोर करेंट अकाउंट्स जो कि मेंटेन्ड है बैंकिंग कंपनी में या कोऑपरेटिव बैंक में, उसमें डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा या 1 करोड़ से ज़्यादा किया है। या फिर हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। या फिर उसने एक्सपेंडिचर किया है 2 लाख से ज़्यादा ऑफ एन अमाउंट, 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर उसने इनकर किया है खुद पे या किसी और पे फॉर अ ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख टूवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसने एक्सपेंडिचर इनकर किया है 1 लाख या उससे ज़्यादा टूवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी, और फुलफिल सच अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन, या और जो प्रिस्क्राइब कंडीशंस हैं वो फुलफिल होती है तो रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है।
तो हमने क्या क्या देखा, पहले तो हमने देखा कंपनी और फर्म के केस में रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। दूसरा रेसिडेंट के केस में कंपलसरी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को हम हटा देंगे। रेसिडेंट के केस में कंपलसरी किस केसेस में, 2 केसेस में, जबकि जहां वो बेनिफिशियल ओनर है ऑफ एनी एसेट विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया या फिर बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इसकी एक एग्जेम्पशन है, बेनिफिशियरी है अगर, लेकिन such income is includable in the income of the beneficial owner, then in that case return filing is not mandatory। फिर हमने क्या देखा, एवरी पर्सन जिसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा आ रही है इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू 54, 54B और जितने भी 54 सीरीज़ के एग्जेम्पशन है, तो उस केसेस में रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। इन केस ऑफ द पर्सन अदर देन दोज मेंशन इन 1, 2, 3 अबव, और जितने भी पर्सन जो अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड हो रही है तो उनको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी है। फिर बताता है कि जो पर्सन जिनको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी नहीं है, अगर वो ये कंडीशन फुलफ़िल कर देते हैं तो उनको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पहला ये बताता है रिगार्डिंग दी डिपॉजिट जो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अगर हो जाता है। फिर तो बताता है फॉरेन एक्सपेंडिचर 2 लाख या उससे ज़्यादा खुद पे या किसी और पे, या फिर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख या उससे ज़्यादा, या एनी अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन। आगे चलते हैं ड्यू डेट्स पे। अब हमें 3 ड्यू डेट दी गई हैं अलग अलग सर्कमस्टांसेस में रिटर्न फाइलिंग की। पहली क्या है, वेयर द एसएससी अदर देन द एसएससी रिफर्ड टू इन क्लॉज 2 इज़, अगर एसएससी कंपनी है या फिर अ पर्सन अदर देन द कंपनी है whose accounts are required to be audited under Income Tax Act 1961 or any other law for the time being in force, or the spouse of such partner if provisions of section 5A applies to such spouse। तो अगर कंपनी है या फिर ऐसा कोई पर्सन है जिसको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना होता है, तो उस केस में जो हमारी ड्यू डेट है वो हो जाती है 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये 5A वाला, जिसमें स्पाउस ऑफ अ सच पार्टनर, मतलब जो प्रोविजंस पार्टनर पे एप्लीकेबल होंगे वो स्पाउस पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो वो सेक्शन 5A है जो कि भी आगे हम डील करेंगे। अब दूसरा है, इन केस ऑफ द एसएससी इंक्लूडिंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म और स्पाउस ऑफ सच पार्टनर इफ provision of section 5A applies to the spouse, being such SSC who is required to furnish a report referred to in 92E। अब अगर 92E में उसको रिपोर्ट फर्निश करनी होती है, ये होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो इनकर करते हैं या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो इनकर करते हैं, उनको 92E में एक रिपोर्ट देनी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्ट देते हैं। तो अगर वो ऐसी उनको रिपोर्ट देनी है तो उस केस में 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर ड्यू डेट हो जाती है, और बाकी किसी भी एसएससी के केस में 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर ड्यू डेट होती है। अभी हम देखते हैं पोर्टुगीज कोड है, ये एक अपॉर्शनमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउस गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड 5A में दिया गया है। ये छोटा सा एक सेक्शन है। इसमें क्या बताया गया है, वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नड बाय द सिस्टम ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी known as under the Portuguese Civil Code of 1860 Community dos Bens, जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ गवर्न होते हैं किससे, कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी, पोर्टुगीज सिविल कोड से गवर्न होते हैं, इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड इन यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नागर हवेली इन दमन एंड दीव। ये यहाँ एप्लीकेबल होता है गोवा में, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो उसमें क्या होता है, इनकम अंडर दी हेड सैलरीज वेयर दी हस्बैंड और एज द केस में बी वाइफ are governed by the aforesaid system of community of property has any income under the head salaries, such income shall be included in the total income of the spouse who has actually earned it। अब अगर सैलरीज के हेड की इनकम है तो जिसने अर्न करी है उसी की इनकम में वो इंक्लूड होगी, पोर्टुगीज सिविल कोड ये बोलता है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है ये कोड, इनकम अंडर दी हेड ऑफ इनकम अदर देन दी हेड सैलरी, जो कि इनकम होती है सैलरी के अलावा किसी हेड में। The income of the husband and the wife under the head of income shall not be assessed as that of such community of property, whether treated as an association or person or body of individual, but such income of husband and wife under each head of income other than the head salaries shall be appropriate equally between husband and wife, and income so portion shall be included separately in income of husband and wife respectively, and
रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। और जो सैलरी के अलावा जितनी भी अदर हेड्स की इनकम होती हैं वो हस्बैंड और वाइफ में अपोर्शनड हो जाएंगी इक्वली, और उनकी इनकम में इक्वली पार्ट बन जाएंगी। तो अगर सैलरी की इनकम है तो जो उसको अर्न कर रहा है उसमें आएगी, अगर अदर हेड्स की इनकम है तो इक्वली हस्बैंड और वाइफ में डिवाइड हो जाएगी। ये हमारा पोर्टुगीज सिविल कोड कहता है। तो ये हमारा हो गया रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। अब इसके आगे असेसमेंट प्रोसीजर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।